हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया सब। तो आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 10th, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये। सबसे पहले डेट याद करनी है आपको। सबसे पहले क्या था? 10 मई 1994 ये डेट है जिस दिन क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन था। क्योंकि देखो, बेसिकली ये चैप्टर में क्या है, चैप्टर में है एपेराथाइड की बात। एपेराथाइड माना रंग भेद, काले गोरे में बहुत फ़र्क करते थे वहाँ पे। तो सोचो, नेल्सन मंडेला अकेले पर्सन पूरे सिस्टम से लड़े, वो उनके ऊपर ये चैप्टर है। ठीक है, तो 10 मई 1994 1994 में साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था, क्योंकि प्रेटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में हज़ारों लोग एक साथ इकट्ठे हुए, बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। अब दुनिया भर के प्रेसिडेंट्स, सोचो पूरी दुनिया के प्रेसिडेंट, पीएम, अलग अलग पोस्ट के मिनिस्टर सब वहाँ आए उनको देखने, विटनेस करने कि चलने क्या वाला है यहाँ पे, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। क्योंकि ये सिर्फ एक इनॉग्रेशन नहीं था, बेसिकली ये एक नए साउथ अफ्रीका का जन्म था। क्योंकि सोचो, जहाँ पे इतने टाइम से रंग भेद चल रहा है, एपेराथाइड चल रहा है, गोरे काले में फ़र्क चल रहा है, वहाँ पे एकदम से सब में इक्वालिटी आ जाए, कितनी बड़ी बात है ना? कितनी मेहनत की बात है ये, और कितने गर्व की बात है। तो एक साउथ अफ्रीका जहाँ लोगों को उनके स्किन कलर के बेसिस पर जज नहीं किया जाएगा, कितनी इंपॉर्टेंट बात हुई। आज पहली बार देश में एक डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट पावर में आ रही थी। ठीक है, नॉन रेशियल यानी कि जो रंगभेद ना करे। और कुछ ही देर में वहाँ एक ऐसा इंसान प्रेसिडेंट बनने वाला था जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी के, सोचो 27 ईयर्स, कितनी बड़ी बात है, 27 साल जेल में बिता दिए। सोचो, जेल में, वो भी बिना किसी जुर्म के, जहाँ वो सच्चाई के लिए लड़ रहे थे। उनका नाम क्या हुआ? नेल्सन मंडेला। ठीक है, अब सबसे पहले देखो यहाँ क्या बात रही। ये जो आप पर्सन स्क्रीन में देख रहे हैं, यही नेल्सन मंडेला है। अब देखो, सबसे पहले सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट FWD क्लर्क, इनका नाम याद रखना, FWD क्लर्क। इन्होंने ओथ ली यानी कि शपथ ली। और उसके बाद फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या था? तहाबो मैबिकी, इन्होंने वहाँ पे ओथ ली यानी शपथ ली। और फिर वो पल आ गया जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि मिस्टर नेल्सन मंडेला की शपथ। अब देखो, क्योंकि जो पर्सन देखो ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ काम कर जाए, अब जैसे एक है भेड़ चाल में हम लगे हुए हैं, भाई वही चीज़ चलती आ रही है, लेकिन इन्होंने क्या करा, सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी ना, जो कि बहुत अच्छी बात हुई। अगर सोचो ये ना लड़ते तो ये देश हो सकता है कि आज तक भी वैसे ही रंगभेद चलता वहाँ पे। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है कि देश में कोई जागरूक है, सब जगह होने चाहिए। तो नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेल्सन मंडेला जी की तरफ से स्पीच में ये हुआ कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने और साउथ अफ्रीका के लोगों की सेवा करने की कसम खाई। ठीक है, अब मंडेला जी ने अपनी स्पीच में क्या कहा कि आज हम एक ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं जहां सभी साउथ अफ्रीकन, चाहे उनका कलर या बैकग्राउंड कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी डिग्निटी और इक्वालिटी को साथ लेकर जीवन जिएंगे वो। सोचो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा ये एक अपना तर्क है कि भाई मैं ऐसा देश में लाऊंगा, कितनी बड़ी बात है। उनके शब्दों में सिर्फ एक लीडर की आवाज़ नहीं थी, उनमें पूरे देश की उम्मीद बोल रही थी। क्योंकि सबको पता है भाई, अगले ने 27 साल जेल में काटे हैं। 27 साल छोटा मोटा समय नहीं होता बच्चों, बहुत बड़ा समय होता है। लगा लो उन्होंने पूरी जवानी कुर्बान कर दी एक देश को वापस देश बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो देश पहले क्या था, वहाँ पे सिर्फ अपार्थाइड चलता था, लेकिन लोगों को उनका हक दिलाने के लिए। अब लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लेकिन इस खुशी के पीछे एक बहुत पेनफुल हिस्ट्री छुपी हुई थी, जो कि साउथ अफ्रीका की सालों तक अपार्थाइड नाम के सिस्टम से उमड़ रहे लोगों के ऊपर अत्याचार थे, है ना? कि कितना लोगों ने सहा होगा। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, देखो पार्क बेंच भी देखो क्या लिखा हुआ है, सिर्फ वाइट्स ओनली, है ना? वाइट्स स्कूल। अब सोचो कितनी गलत बात है, कोई बंदा ब्लैक है और उसको हम बेंच पे तक नहीं बैठने दे रहे, है ना? बस स्टॉप पे नहीं खड़े होने दे रहे, बस में नहीं चढ़ने दे रहे, स्कूल में नहीं चढ़ने दे रहे। सोचो कितना उसको बुरा लगता होगा, कितना वो बंदा क्रिटिसाइज होता होगा, है ना? तो साउथ अफ्रीका का सालों तक अपार्थाइड नाम के सिस्टम के अंडर रहा। और अपार्थाइड क्या मतलब? एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। वाइट रूलर ने कानून बना दिया कि जिनके हिसाब से ब्लैक सिटीजन के राइट बहुत लिमिटेड थे, बहुत, ये लगा लो ना के बराबर ही थे उन बेचारों के राइट। ठीक है, उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती थी,
उन्हें वोट देने का हक भी नहीं था और कई जगहों पर उनका जाना मना था। यहाँ तक कि उनको जैसे मान लो वो सड़क ही अलग कर दी, वो सड़क पे नहीं जाना भाई, ये ब्लैक है यहाँ नहीं आएगा, ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, बहुत दिक्कत झेली बेटा उन्होंने। ठीक है, कई जगहों पर उनका जाना मना था। सिर्फ स्किन कलर की वजह से लोगों के साथ अलग और अनफेयर बिहेवियर किया जाता था। मंडेला ने इसी दुनिया की सबसे इनह्यूमन पॉलिटिकल सिस्टम में से एक बताया। क्योंकि देखो मंडेला जी को कब फील हुआ, क्योंकि मंडेला जी खुद भी ब्लैक पर्सन थे, तो उन्होंने ये चीज़ फील करी कि भाई मैं भी तो इंसान हूँ और वो वाइट भी इंसान है, तो जब वो उस बेंच पे बैठ सकता है मैं क्यों नहीं बैठ सकता। तो उन्हें बड़ा बुरा लगा कि यार ये तो गलत बात है, इसके खिलाफ तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो 10 मई 1994 को वो डार्क चैप्टर ऑफिशियली ख़त्म हो रहा था। कौन सा डार्क चैप्टर सारे बच्चे बोलेंगे? अपेरेथाइड यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। कौन सा? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, हिंदी में रंग भेद यानी गोरे काले की लड़ाई को समाप्ति मिलने वाली थी बच्चों। यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा मोटिवेटेड बात है। अब सेरेमनी के दौरान एक और इमोशनल मोमेंट आया, ठीक है, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा उन्होंने इमोशनल फील करा। क्या कि साउथ अफ्रीकन एयरफोर्स के फाइटर जेट जो थे वो आसमान में उड़ते हुए ना इनॉग्रेशन को सॉल्यूट देने लगे, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। सोचो वो भी सॉल्यूट देने लगे। और कुछ साल पहले तक ये मिलिट्री फोर्स अपेरेथाइड गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करती थी। सोचो कितनी गलत बात है, जहाँ मिलिट्री पूरा सिस्टम सब कुछ ऐसे रंग भेद कर रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं। कितनी ज़्यादा बुरा लगता होगा उन लोगों को। तो लेकिन आज वही फोर्स है। देखो सिर्फ क्या हुआ, सोचने का तरीका बदल गया। बंदे वही हैं, इंसान वही हैं, उनके शरीर पे चमड़ी वही है, ठीक है, कपड़े भी वही हैं, कोई जगह भी वही है, कोई नहीं बदला, लेकिन बस सोचने का नज़रिया बदल गया। तो वही फोर्स नए डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका को सॉल्यूट कर रही थी। और मंडेला जी के लिए ये एक पावरफुल सिंबल था कि भाई पूरा देश, इवन गोरे लोग भी उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, एक ब्लैक पीपल के लिए बहुत ज़्यादा एक गर्व की बात थी। ठीक है, अब उनसे ज़्यादा पूरे देश को गर्व था उनके ऊपर। अब पुराने डिविजन्स को बुलाकर देश एक नई डायरेक्शन में बढ़ रहा था, यानी नई दिशा में आगे बढ़ रहा था कि भाई और नेशनल एंथम। अच्छा आप देखो मंडेला जी ने यहाँ क्या करा, जो एक और आपको बात बताता हूँ इस देश की। यहाँ पे ना ब्लैक लोगों के लिए कोई नेशनल एंथम था ही नहीं, गोरे लोगों के लिए था। तो मंडेला जी ने क्या करा, मंडेला जी ने ब्लैक वालों का अलग नेशनल एंथम बनाया और जो गोरे लोगों का चल रहा था वो चलने दिया, जिससे कि उनको बुरा फील ना हो, है ना, कि हम उनके सारे राइट छीन रहे हैं। ऐसा उन्होंने होने ही नहीं दिया। तो नेशनल एंथम भी इसी यूनिटी का एक सिंबल बन गया और पुराने नए साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करने वाले गीतों को मिलाकर एक नया ही एंथम तैयार किया गया, जिसमें दोनों को जगह मिली है इक्वली। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लैक लोगों की बात होगी, बिल्कुल भी नहीं। मंडेला जी की सोच ही नहीं थी। मंडेला जी ने बोला भाई ब्लैक हो या वाइट, दोनों को इक्वलिटी मिलनी चाहिए देश में। ठीक है, चाहे कोई भी जेंडर हो, कोई भी उसकी कास्ट हो। बहुत बड़ा बेटा इसमें जिगरा सी करने के लिए काम, ठीक है, एक देश के लिए। अब देखो साउथ अफ्रीका दुनिया के सबसे रिसोर्स रिच कंट्रीज़ में से एक है। रिसोर्सेज आप लोगों को पता ही है, डीप में जाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो गोल्ड तो इतना सारा है, डायमंड भी इतना सारा है साउथ अफ्रीका में, जो कि वैल्यूएबल मिनरल्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। अब देखो अगर एक देश आपस में ही भिड़ता रहेगा तो कॉमन सी बात है वो दूसरों को रूल नहीं कर पाएगा, अपने रिसोर्सेज को सही यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वहाँ पे आपस की लड़ाई ख़त्म हुई तो वहाँ पे उन्होंने अपने रिसोर्स को यूटिलाइज करना शुरू करा, क्योंकि जिस बंदे के पास सोना और हीरा दोनों चीज़ें हैं, आप सोचो वो कितना पावरफुल आदमी होगा। तो इन्होंने क्या करा, मंडेला जी ने देश की असली दौलत, मंडेला जी के लिए देश की असली दौलत कुछ और थी। इनको सोना और हीरे से ज़्यादा मोहब्बत नहीं थी। इनके हिसाब से साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनके लोग थी, क्योंकि अगर लोगों में प्यार होगा, आपसी लड़ाई नहीं होगी, तो वो कोई भी देश हो अच्छी तरक्की कर सकता है। अब वो आपस में लगे रहेंगे तो तीसरा तो आगे फ़ायदा उठा लेगा ना। बचपन में हमने कहानी सुनी है 2 बिल्लियों की, वो 2 बिल्ली लड़ रही होती हैं तराजू पे, किसकी रोटी बड़ी, बंदर आके फ़ायदा उठा लेता है, बंदर आके दोनों की रोटी खा लेता है, दोनों बिल्ली भूखी रह जाती हैं, है ना। तो वही चीज़ इन्होंने ख़त्म कर दी। अब यहाँ के ऑर्डिनरी सिटीजन, फार्मर, टीचर, वर्कर, स्टूडेंट, सबको मंडेला जी एक साथ लेके चले। मंडेला जी मानते थे कि इंसान किसी भी डायमंड से वैल्यूएबल होता है। इंसान की ना मतलब अमूल्य है इंसान, बेसिकली उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है ना, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम। क्योंकि हम देखो कुछ भी कर सकते हैं, अगर एक इंसान मोटिवेटेड हो, उसने एक चीज़ ठान ली तो वो कुछ भी कर सकता है। तो एक देश की प्रोग्रेस उसके रिसोर्सेज से नहीं बल्कि उसके लोगों के कैरेक्टर और यूनिटी से होती है। अगर देश में यूनिटी अच्छी है, लोगों के कैरेक्टर अच्छे हैं, लोग ईमानदार हैं, तो वो देश हमेशा तरक्की करेगा। वरना तो उस देश को कुछ भी दे दो, वो गवाही देगा एक दिन। अगर उसमें यूनिटी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो वो देश कुछ भी गवा सकता है।
है ना। तो यूनिटी होना, ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोई भी फील्ड हो जाए, कोई भी पर्सन हो, कोई भी कंट्री हो, सबके लिए बात हो रही है। अब देखो मंडेला जी कभी भी आज़ादी का क्रेडिट सिर्फ खुद को नहीं देते थे। अब सोचो कितने उदार उनका नेचर रहा होगा कि बंदे ने 27 साल जेल में काट दिए, फिर भी ये नहीं बोला एक बार भी कि भाई मेरी वजह से देश आज़ाद हुआ है ना। उन्होंने ये बोला कि वो जानते थे कि ये विक्ट्री हज़ारों फ्रीडम फाइटर की सेक्रीफाइसेस का रिजल्ट है, क्योंकि वो तो जेल में थे। भले ही जेल में उन पे अत्याचार भी हो रहे थे, लेकिन बाहर जो लड़ाई लड़ी लोगों ने, उनका भी तो नाम आना चाहिए। जैसे ओलिवर टैम्बू, वॉल्टर सिसुलू, चीफ एल्बर्ट लुथुली और अनेक ऐसे हीरो जिन्होंने इक्वालिटी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी। तो इन लोगों ने मंडेला जी को लीडरशिप और करेज का असली मीनिंग सिखाया। ठीक है, इन्होंने ही सिखाया कि भाई कैसे हम लीडरशिप, मतलब कैसे एक देश को चला सकते हैं, कैसे एकता में पावर होती है। हमने बचपन में सबने कहानी सुनी है ना, वो एक किसान अपने बच्चों को 5 लकड़ियाँ देता है तोड़ने के लिए, नहीं तोड़ पाते, एक एक करके देते हैं, तोड़ देते हैं। यानी यूनिटी की कमी है तो कोई भी हार जाएगा, है ना। तो मंडेला जी कहते हैं कि करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज जो है वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, लेकिन वो ट्रम्प ओवर इट है। ट्रम्प का मतलब क्या होता है बच्चों? जॉय, खुश होना। ट्रम्प का मतलब होता है खुशी, विक्टरी, बेसिकली विक्टरी मीनिंग होता है इसका। यानी बहादुरी का मतलब डर ना लगना नहीं है। असली बहादुरी डर के बावजूद सही काम करना है। ठीक है, डरते तो देखो सारे हैं, लेकिन असली बहादुरी किस में है कि सही काम भी करो। ये नहीं कि डर में तुमने सही को गलत कह दिया, गलत को सही कह दिया, वो तो बेटा तुम फिर फ्रॉड कर रहे हो, है ना। तो हर इंसान को डर लगता है, लेकिन जो डर पर जीत पाले वही सच्चा लीडर होता है। वो ऐड जो नहीं है ना, डर के आगे जीत है, वही खेल है बस सब जगह। गलत होते देखो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। ये नहीं कि भाई वो पावरफुल है तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, हम में कम पावर है, हम हार जाएंगे, ऐसा नहीं बेटा। हारने का पहले ही सोच लोगे तो कभी जीत ही नहीं पाओगे। तो मंडेला जी का एक और पावरफुल बिलीफ था। वो क्या था? उनका मानना था कि कोई भी इंसान पैदाइशी किसी से नफरत नहीं करता, लोग नफरत करना सीखते हैं, जो कि बिल्कुल फैक्ट है। अब आज मैं मान लो किसी से अच्छे से बात कर रहा हूँ, अब सामने वाला आदमी अगर मुझसे तू तड़ाक करके बात करे तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि मैं फिर भी आप करके बात करूँगा? भैया मेरे भी ज़मीर है, मैं तो तू तड़ाक पे आ जाऊँगा अगर सामने वाला आएगा तो, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है ना, बिल्कुल होती है। तो हम कभी भी पैदाइशी नफरती होते ही नहीं। नफ़रत करना में दुनिया सिखाती है, लोग नफ़रत करना सीखते हैं, और अगर नफ़रत सीखी जा सकती है तो प्यार भी सिखाया जा सकता है। ये भी सिंपल सी बात है। तभी कहते हैं जैसा किसी के साथ करोगे वैसा ही सामने से करेगा। अगर आज मैं अपने से चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर आप उससे आप कह के बात कर रहे हैं कि बेटा जैसे छोटा है तो ऐसे बोलो, बेटा वो चीज़ आप दे देंगे, तो वो ज़रूर आपसे रिस्पेक्ट से बात करेगा कि हाँ जी भैया जी ये ले लीजिए। लेकिन अगर मैं बोलूँगा ओए छोटे वोट आगे दियो, क्या होगा? वो भी मुझसे करेगा ये लो भाई, ऐसे मतलब कुछ भी जवाब दे सकता है, मेरे को क्या पता ना ही उठा के दे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो प्यार इंसान के दिल से ज़्यादा करीब होता है। इसी सोच ने मंडेला जी को रिवेंज के रास्ते पर चलने से रोका कि भाई लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, प्यार से हम कुछ भी जीत सकते हैं। जेल से बाहर आने के बाद भी उन्होंने बदला नहीं चुना। ये नहीं कि भाई 27 साल तुमने मेरे वेस्ट कर दिए, अब मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, ना बिल्कुल भी नहीं भाई। उन्होंने भगवान की मर्जी समझ के छोड़ दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, देश अपना आज़ाद हो गया ना, मेन मुद्दा ये है। उन्होंने काउंसिलेशन और फॉरगिवनेस को चुना। ठीक है, फॉरगिवनेस ना छोड़ देना, ठीक है, माफ़ कर देना। और इसी वजह से साउथ अफ्रीका सिविल वॉर से बच गया। वरना सोचो साउथ अफ्रीका में ही गोरे गालों की लड़ाई हो जाती, फिर सिविल वॉर होती, ऐसे तो आज हम नेल्सन मंडेला जी का चैप्टर पढ़ ही ना पाते, है ना, अगर वो लड़ाई झगड़े में ही रह जाते तो। अब इसके आगे क्या है देखो, मंडेला जी कहते हैं कि हर इंसान की लाइफ में 2 ऑब्लिगेशंस आते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेशन माना रुकावटें। पहली ऑब्लिगेशन होती है कि अपनी फैमिली के प्रति, कि भाई अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरी फैमिली का क्या होगा, जो कि देखो सोचना भी चाहिए सबको, क्योंकि हमारी फैमिली में मम्मी पापा, भाई बहन, वाइफ या हस्बैंड, वो लोग भी बहुत ज़रूरी पर्सन है। अपने पेरेंट्स, स्पाउस और चिल्ड्रन के प्रति। ठीक है, अब दूसरी ऑब्लिगेशन होती है क्या, अपनी सोसाइटी और कंट्री के प्रति। जैसे कि हमारे देश के जवान, सोचो कितनी ब्रेवनेस की बात है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के उधर बॉर्डर्स पे हमारे लिए लड़ रहे हैं। हम तो अपने घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, अपनी मम्मी के साथ बैठे हैं, पापा के साथ बैठे हैं, वाइफ के साथ बैठे हैं, वो सोचो अकेले वहाँ हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो उनकी ब्रेवरी ज़्यादा होगी ना हमसे, है ना। अब लेकिन अपेर्थाइड के दौरान ब्लैक सिटीजन के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत मुश्किल था।
क्योंकि भाई ब्लैक वालों को तो अपनी फैमिली को भी देखना था, देश को भी देखना था। वाइट वालों के पास तो सिर्फ एक था, फैमिली, क्योंकि उनका देश तो पहले ही बना हुआ था वाइट वाला, है ना। तो जो लोग इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाते थे उन्हें जेल भेज दिया जाता था। अब देखो ये बड़ी दिक्कत की बात है कि जो बंदा सच के खिलाफ उस समय आवाज़ उठाता था उसे जेल में डाल देते थे। अब अगर वो जेल में चला गया तो कॉमन सी बात है उसकी जॉब भी चली जाएगी, जॉब चली गई पैसा चला जाएगा, पैसा चला गया तो उसके पीछे उसकी फैमिली का क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, लोग इसलिए आगे नहीं आते थे और आज की डेट में भी बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं आते, ठीक है। तो मंडेला जी ने भी ये सेक्रीफाइस किया, उन्होंने पर्सनल कंफर्ट से ज़्यादा फ्रीडम को चूज़ किया, ठीक है। उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, उन्होंने बोला भाई कोई बात नहीं, देश पहले है, ठीक है, देश के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। अब देखो ऐसी सोच होना हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं सोच सकता ऐसा। ये जो सोचते हैं कि अलग ही मतलब देश के प्रति वो होता है ना एकदम, जैसे हम अपने देश की बात करें भारत माता के प्रति एकदम वो ना समर्पित होना, है ना, तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं देखो, ठीक है। और ऐसे लोगों का होना देश में एक बहुत गर्व की बात है, ब्रेव की बात है। तो देखो जब मंडेला जी बच्चे थे उन्हें लगता था कि वो आज़ाद है, ठीक है, बच्चे में उनको ये लगता था हाँ भाई हम तो आज़ाद हैं, इधर उधर घूम पा रहे हैं, फिर पा रहे हैं बिना किसी रुकावट के। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्हें समझ आया कि नहीं भाई ये तो गलत है, उनकी फ्रीडम ही लिमिटेड है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले पिक्चर्स में आपको दिखाया, उन्होंने वहाँ पार्क में देखा वाइट के लिए बेंच रखा है, ब्लैक के लिए रखा ही नहीं, वाइट के लिए स्कूल है, ब्लैक के लिए है ही नहीं, वाइट के लिए हॉस्पिटल है, ब्लैक के लिए है ही नहीं। अब तो यहाँ पे तो कोई भी बंदा मन में आएगा ना यार ये तो हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ। और फिर उन्होंने एक ऐसा सच समझा, जब तक उन्हें लोग आज़ाद नहीं होंगे, उनके लोग आज़ाद नहीं होंगे, तब तक वो खुद भी आज़ाद नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है ना बेटा, उनके उधर तो बहुत ज़्यादा रंग भेद चलता था, अपार्थाइड चलता था। तो इसलिए मंडेला जी के अंदर एक देशभक्ति जागी और उन्होंने सोचा कि यार मैं सबका मतलब सबके साथ साथ मिलके अपना भी विकास करूँगा और लोगों का भी, जिससे कि वो लोग भी आज़ाद हों, मैं भी आज़ाद हूँ और अपने देश में से ये जो गलत चीज़ें चल रही हैं, जितनी भी अपार्थाइड, रंग भेद हमारे साथ बुरा हो रहा है, ये सब चीज़ें रुक जाएं। तो इसी रियलाइजेशन ने उन्हें फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा बनाया। और मंडेला जी कहते हैं कि ऑप्रेशर और ऑप्रेस्ड दोनों आज़ाद नहीं होते, एक नफ़रत का कायदा होता है, ठीक है। एक दूसरा ऑपरेशन है का 1994 में साउथ अफ्रीका ने आज़ादी की तरफ एक बड़ा कदम उठाया। ईयर याद रखना बच्चों, मैंने क्या बोला, 1994। इसमें साउथ अफ्रीका ने आज़ादी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया। लेकिन मंडेला जी जानते थे कि इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी माना क्या होता है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, इसकी जर्नी कभी ख़त्म ही नहीं होती। और इसीलिए उन्होंने दुनिया को एक अमर संदेश दिया, अमर मना जो कभी ना मरे। देखो तभी तो हम आज तक भी उनका चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई, उन्होंने कुछ ऐसा काम करा है ना, तभी तो बुक्स में उनके बारे में छपा है, हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। क्या संदेश दिया उन्होंने? फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, आज़ादी क्या है, जिसको बांटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। अगर किसी एक इंसान की फ्रीडम छीन ली जाए तो हम सबकी फ्रीडम कम हो जाएगी, ठीक है। वो तो होता ही है। अगर सोचो हम किसी भी एक, मान लो वो बंदा पुअर है, चाहे हेल्थ में, चाहे मनी में, चाहे स्टेटस में, किसी भी चीज़ में वो पुअर है और हमने उस इंसान की फ्रीडम ही छीन ली, तो सोचो उस बंदे पे क्या बीतेगा और उससे ज़्यादा उसकी फैमिली पे क्या बीतेगा, क्योंकि उसकी फैमिली तो अपने फैमिली पर्सन को देख के, फैमिली मेम्बर को देख के दुखी होगी ना बहुत ज़्यादा, और उस बंदे को फिर और ज़्यादा बुरा लगेगा कि यार देखो मैं एक आज़ाद देश में रह के भी अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा, है ना। तो यही चीज़ें नेल्सन मंडेला जी का हृदय परिवर्तन कर गई, दिल चेंज कर गई और उन्होंने अपने देश के लिए फिर अकेले ही लड़ाई लड़ी। अकेले, मैंने फिर गलत बोल दिया, सॉरी, अकेले नहीं, उनके साथ और भी फ्रीडम फाइटर जुड़े हुए थे, ठीक है। तो अपार्थाइड चैप्टर आप लोगों को आई होप कि समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। फिर भी एक बार थोड़ा बहुत रिकैप ले लेते हैं अपार्थाइड चैप्टर के बारे में। जैसा कि देखो मैंने इस चैप्टर में सबसे पहले आप लोगों को क्या डेट बताई थी, 10 मई 1994, जो कि आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 10 मई 1994, इस दिन क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका अपने हिस्ट्री का सबसे बड़ा कदम उठाने वाला था। अब सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे? FWD क्लर्क, इनका नाम याद रखना है बच्चों आपको, ठीक है, FWD क्लर्क। देन उसके बाद ये याद रखना कि साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स रिच कंट्री है वो, यहाँ गोल्ड, डायमंड, वैल्यूएबल मिनरल, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब फ्रीडम फाइटर के क्या क्या नाम थे एक बार रिकैप कर लेते हैं। वॉल्टर सिसुलू, चीफ एल्बर्ट लुथुली एंड ओलिवर टेम्पो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे।
बाकी आई होप कि चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। वीडियो शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और इसके क्वेश्चन आंसर ज़रूर करना, नहीं तो मैं अगले लेक्चर में आपको क्वेश्चन आंसर क्लियर कराऊंगा। एंड थैंक्स अ लॉट वीडियो पूरी एंड तक देखने के लिए। आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।